तो दोस्तों, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे रज़िया सुल्तान के बारे में, और रज़िया सुल्तान के बाद में जो शासक आया था उसका नाम था मुइजुद्दीन बहराम शाह। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि रज़िया सुल्तान जो थी, रज़िया जो थी वो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका हुई थी, और उसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? 25 दिसंबर और 1240 को। दोस्तों, जिस समय अल्तुनिया ने रज़िया को अपने महल में कैद करके रखा था, उसी समय क्या किया था? तुर्की गुलाम सरदारों ने, किसने? तुर्की गुलाम सरदारों ने 21 अप्रैल और 1240 को क्या किया? इस बहराम शाह को, किसको? बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया, और इसके गद्दी पर बैठ जाने के बाद वो ये समझने लगे कि जो सत्ता है वो अब उनके हाथ में आ गई। ठीक है, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। दोस्तों, आप पॉइंट्स नोट करते जाइएगा। अभी मैंने आपको जो डेट बताई थी, ये कब गद्दी पर बैठा और इसका नाम। ठीक है, चलिए। तो जैसे ही ये गद्दी पर बैठता है, वैसे ही एक पद नया सृजित करवाया जाता है इससे, नायब ए मुमलकात। कौन सा होता है? सृजित करवाया जाता है। और इस पद पर सबसे पहले किसको नियुक्त किया जाता है? एतगीन को नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, ये पॉइंट आप नोट करते रहिए। एतगीन को सबसे पहले इस पद पर नियुक्त किया जाता है। ये पद कैसा था? एक संरक्षक के समान ये पद होता था। ठीक है, राजा इसकी सलाह के बिना और इसकी स्वीकृति के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकता था। साथ ही साथ एक दूसरा पद जो कि वजीर के नाम से विख्यात था, वो भी एक महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। उस पद पर मुहाजिबुद्दीन नाम का एक शख्स बैठा था, जो कि रज़िया के ज़माने में भी था। तो इसको नहीं हटाया गया, ये उसी पद पर बना रहा, क्योंकि षड्यंत्र रचने में इसने भी अपना योगदान निभाया था। तो कुल मिलाकर अब जो सत्ता की जो ताकत थी, यानी सत्ता के जो दावेदार थे, वो तीन हो गए। कौन? पहला था सुल्तान। पहला कौन था? सुल्तान, जो राजा था। ठीक, और दूसरा कौन हो गया? दूसरा हो गया ये नायब, जिसको अभी नायब ए मुमलकात नाम से पद आया था। ठीक, तो ये नायब हो गया दूसरा। ठीक, और तीसरा कौन था? तीसरा था वजीर। तो कुल मिलाकर तीन लोगों के पास अब सत्ता हो गई। जैसे ही ये राजा बनता है मुहाजिबुद्दीन बहराम शाह, वैसे ही धीरे धीरे ये अपनी शक्ति को बढ़ाने लगता है, और ये अत्यंत ही क्रूर स्वभाव का व्यक्ति था। ये क्या करता है? ये अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने की कोशिश करता है, और जो नायब था एतगीन, इसका नायब कौन था? एतगीन। वो क्या करता है? वो अपनी जो है शक्ति को सुदृढ़ करने की कोशिश करता है। अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए एतगीन क्या करता है? इल्तुतमिश की एक पुत्री थी, उससे क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है, जो कि इस बहराम शाह की बहन थी। उसे जब विवाह कर लेता है तो ये एक राजसी ठाट बाट से रहने लगता है। वो सारी सुख सुविधाएं लेने लगता है, उनका भोग करने लगता है, जिनका हकदार राजा यानी सुल्तान होता था। जब ये बात बहराम शाह को पता चलती है, तो बहराम शाह क्या करता है? बहराम शाह इससे नाराज़ हो जाता है, यानी असंतुष्ट हो जाता है, और असंतुष्ट इतना हो जाता है कि वो एतगीन को क्या कर देता है? उसके ऑफिस में ही मरवा देता है। उसके ऑफिस में ही क्या कर देता है? मरवा देता है। और मारने के बाद ये जो इसने नायब का पद सृजित किया था, इस पूरे पद को ही समाप्त कर देता है, और दूसरा पद एक ये सृजित करता है, जिसका नाम है अमीर ए हाजिम। ठीक, अमीर ए हाजिम नाम से एक दूसरे व्यक्ति को ये
नियुक्त करता है, जिसका नाम था बदरुद्दीन शंकर रूमी। क्या नाम था? बदरुद्दीन शंकर रूमी को ये नियुक्त करता है। कुछ दिनों के पश्चात इस बदरुद्दीन को पता चलता है कि बहराम शाह इस पर शक करता है। जैसे ही उसको ये पता चलता है, और इसके बहराम शाह के पिछले कृत्यों से पहले से ही ये परिचित था, इसलिए ये जो बदरुद्दीन था वो इससे शंकित रहने लगता है। और शंकित रहते रहते ये क्या करता है, इसके जो विरोधी थे उनके साथ मिलकर बहराम शाह के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। और इस षड्यंत्र की जो सूचना है वो किसको लग जाती है? बहराम शाह को प्राप्त हो जाती है। कौन बताता है इसको? वजीर इसका मुहाजिबुद्दीन बता देता है। जब इसको पता चलती है तो ये षड्यंत्रकारियों को क्या कर लेता है? पकड़ लेता है, और उनको मारता नहीं है, बल्कि उनका क्या कर देता है, जो उनकी नियुक्ति जो है वो अलग अलग जगहों पर कर देता है। जो बदरुद्दीन था उसको ये क्या कर देता है? बदायूं का इक़्तिदार बना देता है। लेकिन कुछ समय पश्चात इसको दिल्ली पुनः बुलाता है, और तब उसको क्या कर देता है? मरवा देता है। जब ये बदरुद्दीन को मरवा देता है तो बाकी जो अमीर थे वो क्या करने लगते हैं? इससे डरने लगते हैं दोस्तों। और अब समय हो चुका है 1241 का। तो अब दिसंबर 1241 में क्या होगा? मंगोल आक्रमण करेंगे, और ये मंगोलों का दूसरा आक्रमण होगा। सबसे पहला आक्रमण हुआ था इल्तुतमिश के ज़माने में, लेकिन वो तो दोस्तों 1241 में एक तैयार नाम का मंगोल था, उसके नेतृत्व में उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। और जहाँ पर भारत में आक्रमण किया तो उनके निशाने पर कौन था? मुल्तान था। ठीक, तो मुल्तान में पहले से ही एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसका नाम था कबीर खां आयाज। कबीर खां आयाज ने इन मंगोलों का क्या किया? विरोध किया, और इसकी वजह से ये वहाँ पर सफल नहीं हो पाए। अब ये मंगोल क्या करते हैं? मुल्तान पर आक्रमण पर अधिकार किए बिना ही लाहौर की तरफ बढ़ते हैं। किधर बढ़ते हैं? अब ये लाहौर की ओर बढ़ते हैं। ठीक, अब ये लाहौर की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे ही पता चलता है इस बहराम शाह को कि लाहौर की ओर बढ़ रहे हैं, लाहौर इसके शासनकाल में था, तो ये अपने वजीर को कहता है, जिसका नाम था मुहाजिबुद्दीन, उसको भेजता है कि जाइए मंगोलों के विरुद्ध युद्ध करिए और उनकी शक्ति को समाप्त कर दीजिए। मुहाजिबुद्दीन इसके खिलाफ षड्यंत्र कर देता है, और वो क्या करता है? तुर्क अमीरों को सुल्तान के खिलाफ भड़का देता है, जिससे क्या हो जाते हैं? तुर्क अमीर जो हो जाते हैं वो दिल्ली पर आक्रमण कर देते हैं, और दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद इस बहराम शाह को क्या कर लेते हैं? बंदी बना लेते हैं। बंदी बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक किसलू खां नाम का तुर्क सरदार था, जिसका नाम था किसलू खां। वो दिल्ली में सबसे पहले प्रवेश करता है और इसको क्या कर लेता है? बंदी बना लेता है। 1242 में इस बहराम शाह का वध भी कर दिया जाता है, मतलब इसकी हत्या कर दी जाती है, इसे मार दिया जाता है। और किसलू खां कोशिश करता है, प्रयास करता है कि वो राजा बन जाए, लेकिन कुछ तुर्क सरदार क्या करते हैं? इसको राजा नहीं बनने देते। और अंत में फिरोज शाह का पुत्र होता है अलाउद्दीन मसूद शाह। क्या नाम था? अलाउद्दीन मसूद शाह। वो अब गद्दी पर बैठता है। तो अब अगला हमारा जब टॉपिक होगा तो वो टॉपिक होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अलाउद्दीन मसूद शाह। 1242 में ये वो गद्दी पर बैठेगा और 1246 तक रहेगा। ठीक है, 1246 तक। और इससे 1246